हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग महाजनपद काल को देखने वाले हैं। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हमें देखना है महाजनपद काल, जो कि छठा चैप्टर है 6.1। और महाजनपद काल जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच होता है। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व के बीच होता है ये महाजनपद काल। और हम लोग यहाँ पर महाजनपद काल जो हमारा है छठा चैप्टर यानी कि 6.1 में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में यहाँ पर महाजनपद दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले पहला ऑप्शन ए का दिया हुआ है गंधार। गंधार जो है, गंधार की राजधानी कहाँ पर है? तक्षशिला। तो ए का हम लोग क्या मिला लेंगे? 4। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? 4। गंधार की राजधानी कहाँ पर है? तक्षशिला में है। ठीक है, सूरसेन। ठीक है, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ पर है? सूरसेन दूसरे नंबर पर है, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा है। तो बी का हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, बी का हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और वहीं पर अब तीसरा जो ऑप्शन नंबर सी है, वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ है? देखिए, वत्स की राजधानी जो है वह है कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की राजधानी कहाँ पर है? कौशाम्बी। तो वत्स की राजधानी कहाँ पर है? कौशाम्बी। इसके लिए 2 और लास्ट में बच गया कौशल। तो कौशल की राजधानी कहाँ पर है? श्रावस्ती। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेंगे। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, गंधार की राजधानी कहाँ पर है? गंधार की राजधानी तक्षशिला में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा में है। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी में है। और वहीं पर कौशल की राजधानी जो है वह श्रावस्ती में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ठीक है, कुणिक कहा जाता है। हर्यक वंश के कौन से शासक को कुणिक कहा जाता है? तो यहाँ पर अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता है। ठीक है, हर्यक वंश का जो शासक है अजात शत्रु, उसी को क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना की? तो यहाँ पर पाटलिपुत्र नामक जो नगर है, इसकी स्थापना उदयन ने किया था। और यहाँ पर प्रश्न था कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो यह उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए, यहाँ पर है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे कार काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में क्या हुआ था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। तो वह शासक था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के काल में यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह हुआ था वैशाली में। ठीक है, प्रश्न को फिर से देख लीजिए। देखिए, प्रश्न यह है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? तो यह कालाशोक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर जो महान था उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यही प्रश्न का यहाँ पर प्रश्न है कि सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वह बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस, पोरस या पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? तो सिकंदर महान और पोरु या फिर पोरस की जो सेनाएं थी वह किस नदी के तट पर, आमने सामने वाले तट पर यहाँ पर क्या किया था? पड़ाव डाला था। तो वह नदी था झेलम। ठीक है, तो प्रश्न था कि सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? तो वह था झेलम नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो हैं इन्हीं को माना गया है। ठीक है, तो प्रश्न है कि किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले
उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तन को यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रतीक माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली ग्रंथ में, ठीक है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो जो पाली ग्रंथों होते हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया है। तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या फिर ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वह अवंतिका है। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। चलिए आगे देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापना किया गया था वह महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। तो महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न संख्या 11। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रोमिज कहा गया? ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रोमिज कहा गया? तो ये जो था यहाँ पर धनानंद को कहा गया था अग्रमीज या फिर जेंड्रोमिज। ठीक है, अग्रमीज या फिर जेंड्रोमिज जो है वह धनानंद को कहा गया था ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण था वह ईरानियों के द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो वह ईरानियों के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? पहला आक्रमण तो ईरानियों के द्वारा किया गया था, तो हमें पता करना है कि दूसरा आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण जो है वह किया गया था यूनानियों के द्वारा। ठीक है, यूनानियों के द्वारा। तो भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया, पहला विदेशी आक्रमण जो था वह ईरानियों के द्वारा किया गया था। और ये जो यूनानी थे ये पहला यूरोपीय आक्रमण था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के तरफ। यहाँ पर है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? ठीक है, तो प्रश्न यह है कि ईरान का एक वंश है हखमनी वंश। ठीक है, हखमनी वंश का किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो उस राजा का नाम यहाँ पर था डेरियस। ठीक है, डेरियस या फिर दार्यबाहु। ठीक है, दार्यबाहु वन। ठीक है, दार्यबाहु वन, यही डेरियस या दार्यबाहु वन जो था यह हमखनी वंश का शासक था, ईरान के हमखनी वंश का शासक था। और इसने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद इसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइडेस्पस या बितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, नदी का आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? बितस्ता का युद्ध या फिर झेलम नदी का युद्ध, झेलम का युद्ध जो कि 326 बीसी में हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बितस्ता का युद्ध जो कि 326 बीसी में हुआ था वह किस किस शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर जो था वह भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था, या 326 बीसी आप कह सकते हैं। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 बीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर शासक दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर शासक दिया हुआ है, दूसरी तरफ वंश का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक तरफ शासक और दूसरी तरफ वंश का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार कहाँ का शासक, किस वंश का शासक था? तो यह हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था।
कालाशोक किस वंश का शासक था? तो कालाशोक जो था वह शिशुनाग वंश का शासक था और महापद्म नंद जो थे वह नंद वंश के शासक थे और ये नंद वंश के संस्थापक भी हुए। बिंदुसार जो था वह मौर्य वंश का शासक हुआ। ठीक है, तो बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के शासक थे। कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। महापद्म नंद जो थे वह मौर्य वंश के शासक थे और बिंदुसार जो है वह नंद वंश के शासक थे। चलिए सॉरी, यहाँ पर महापद्म नंद जो थे वह नंद वंश के शासक थे और बिंदुसार जो थे वह मौर्य वंश के शासक थे। यहाँ पर पलट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर महाजनपद दिया हुआ है और उसका आधुनिक क्षेत्र बताया गया है कि यानी कि वह महाजनपद आज के दिन में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं मगध। मगध जो है, ठीक है, मगध जो है वर्तमान में पटना एवं गया के जिले में स्थित है। मगध कहाँ पर स्थित है? पटना एवं गया के जिले में स्थित है वर्तमान में। दूसरा है वत्स। वत्स कहाँ पर स्थित है? वत्स जो है इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित है। वत्स कहाँ पर स्थित था? इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था। वहीं पर कौशल जो है, कौशल वह अवध के क्षेत्र में स्थित है और अवंती जो है वह मालवा के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये आधुनिक क्षेत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 हम लोग देख रहे हैं। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सॉरी, मगध की प्रथम राजधानी आपको बताना है। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वह गिरिब्रिज या फिर राजगिरी था। ठीक है, गिरिब्रिज, इसी को हम लोग राजगिरी के नाम से जानते हैं। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज या फिर राजधानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यह उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वह उदयन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध है। ठीक है, 16 महाजनपद जो है उनकी सूची कहाँ पर उपलब्ध है? तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ठीक है, 16 महाजनपदों की जो सूची है वह कहाँ पर स्थित है? तो अंगुत्तर निकाय में ये स्थित है। ठीक है, उपस्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 22 देख रहे हैं। ठीक है, 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, यानी कि सिकंदर महान के काल का था? तो ये घानानंद था। ठीक है, घानानंद जो था वह सिकंदर महान के समकालीन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुई थी? ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वह किस सदी में हुआ था? ठीक है, तो यह 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। आखिर सिकंदर जो भारत में सफल हुआ उसके क्या क्या कारण थे, यहाँ पर वो दिया हुआ है। सबसे पहले भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये बात भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये बात भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, ये चारों बात सही है कि यहाँ पर सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला यहाँ पर बताया गया है कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात भी सही है। दूसरा यहाँ पर बताया गया कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा उसकी सफलता का कारण बताया गया है कि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा कारण बताया गया है कि वह एक अच्छा प्रशासक था। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ यहाँ पर राजा दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके राज्य दिए हुए हैं। कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 25 है। ठीक है, 25। तो यहाँ पर प्रघोत है। जो प्रघोत था वह अवंती का राजा था। जो प्रघोत राजा था उसका राज्य क्या था? अवंती। अवंती का राजा कौन था? प्रघोत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
दूसरा यहाँ पर उदयन। उदयन जो था वह मगध उदयन जो था, उदयन यह वत्स का राजा था। उदयन कहाँ का राजा था? यह वत्स का राजा था। प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत जो थे, ठीक है, प्रसेनजीत जो थे यह कौशल के राजा थे, ठीक है, प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। इसको 4 से मिला देंगे, इसको 2 से मिलाएंगे और प्रघोत जो था उसे 3 से मिलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अजातशत्रु। अजातशत्रु ये मगध का राजा था, ठीक है। तो एक 4 डी को 1 से मिला देंगे, ठीक है। प्रघोत कहाँ का राजा था? प्रघोत जो राजा था वह किस राज्य का राजा था? तो प्रघोत जो राजा था वह अवंती का राजा था। उदयन जो था, उदयन जो था वो वत्स का राजा था। प्रसेनजीत जो था, प्रसेनजीत वह कौशल का राजा था। और अजातशत्रु जो था वह मगध का राजा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम यहाँ पर अब 26 देखेंगे कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ठीक है। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह नहर कहाँ पर खोदी गई थी? तो वह नहर जो है वह कलिंग में खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वह नहर कहाँ पर खोदी गई थी? वह कलिंग में खोदी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर हम 27 को देख रहे हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वह पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो वह डेरियस था, ठीक है। डेरियस वो पहला ईरानी शासक था जो कि भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मगध के राजा, प्रश्न संख्या 28 देख रहे हैं। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? जो मगध के राजा हुए अजातशत्रु, उनका सदैव जो युद्ध हुआ वह वजीसंग या वैशाली, जिसको हम कहते हैं वजीसंग या वैशाली के साथ हमेशा युद्ध रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 29 देख रहे हैं। वजीसंग के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला शिलाकट कंटक, महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? प्रश्न फिर से देख लीजिए, वजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुशल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो ये जो प्रयोग किया गया था ये अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 की तरफ। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? ठीक है, नंदवंश का अंतिम सम्राट जो बना वह घनानंद बना, ठीक है। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन बना? वह घनानंद बना। चलिए आगे देखते हैं, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ठीक है, सिक्कों, भारत में सिक्का और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो यहाँ पर जो भारत में सिक्का और मुद्रा का प्रचलन हुआ था वह 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। भारत में सिक्का या फिर मुद्रा का जो प्रचलन हुआ वह 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और नंदवंश का आगे बढ़ते हैं कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। हमें प्रश्न संख्या 32 देखना है, निम्न राजाओं पर विचार करना है, ठीक है। सबसे पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन हुए? ठीक है, बुद्ध के समकालीन कौन कौन हुए थे ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो हुए ये बुद्ध के समकालीन हुए, यानी कि बुद्ध के समय में हुए अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो हुए वह बुद्ध के समकालीन हुए। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी शताब्दी में बड़े राज्यों का उदय का जो मुख्य कारण यहाँ पर बताया गया है वो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग, यही कारण था कि 6ठी शताब्दी के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण बना। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो यहाँ पर जो जीवक है, जीवक को भेजा गया था अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए, ठीक है। अवंती के राजा को अवंती के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा गया था। तो मगध सम्राट जो बिंदुसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के
राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो वह अवंती के राजा को भेजा गया था। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वह कौन सा राजा था जिसने अवंती को जीतकर मगध का राजा मतलब मगध का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, अवंती को जीता लिया और फिर उसे मगध का हिस्सा बना दिया गया। तो ये राजा था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वह शिशुनाग था। चलिए प्रश्न संख्या 36 हम लोग देख रहे हैं कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग को अपने राज्य में विलय करने वाला जो शासक हुआ मगध सम्राट बिंबिसार ने किया था। ठीक है, बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने जो था वह किस राज्य का विलय अपने राज्य में नहीं किया? तो ये काशी का विलय इसने अपने राज्य में नहीं किया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो वह काशी था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ठीक है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो यह अजातशत्रु ने किया था। काशी और लिच्छवी का विलय जो है वह अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में किया। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं यहाँ पर कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना विद्रथ ने की। पहला ऑप्शन है, पहला कथन है। दूसरा यहाँ पर है कि महाजनपद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 39 देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना विद्रथ ने की। ऑप्शन नंबर बी है कि महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकाराट की उपाधि धारण की महापद्म नंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिरिवृक्ष, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा यहाँ पर। बाकी सभी यहाँ पर मगध साम्राज्य के बारे में जो कथन है वो सही कथन है। चलिए प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय, ठीक है, प्रश्न संख्या 40 है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो उस समय नंद वंश का शासक था। ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासक था? तो वह नंद वंश का शासक था। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना? ठीक है, प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना था? ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 हम लोग देख रहे हैं और इसका आंसर हो जाएगा मगध। ठीक है, मगध। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? यानी कि कौन से प्रभाव है, कौन से ऐसे कारण दिखाई देते हैं, कौन से ऐसे प्रभाव है ईरानी आक्रमण के? देखिए सबसे पहला देखिए खरोष्टी लिपि का प्रसार। तो ये बात सही है, खरोष्टी लिपि का प्रसार जो है यह ईरानी आक्रमण का प्रभाव है। दूसरा कथन है कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रसार, यह भी ईरानी आक्रमण का प्रभाव है। ईरानियों का क्षत्रप शैली का प्रसार, ये भी जो है ईरानी आक्रमण का प्रभाव है। और घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रसार, ये भी ईरानी आक्रमण का प्रभाव है। और स्त्री अंग रक्षक की नियुक्ति, ये भी जो है यह भी ईरानी आक्रमण का प्रभाव है। तो ये पांचों जो है ये ईरानी आक्रमण के प्रभाव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? देखिए यहाँ पर है कि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। ठीक है, तो ये प्रभाव तो है, बात सही है। दूसरा है कि इस आक्रमण के पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। ठीक है,
ये भी सही है। सिकंदर अपने उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। और इसने भारत को यूनान की रियासत बनाई, ये गलत बात है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आक्रमण का प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? कौन सा वह राज्य था जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? तो यहाँ पर जो मगध है, मगध ऐसा राज्य था जहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। चलिए 45, प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो निम्नलिखित में से किसे सेनिया या फिर नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो यह बिंबिसार को कहा जाता था सेनिया, क्योंकि यह नियमित और अस्थायी सेना रखा हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का जो स्वामी कहा जाता था वह महापद्म नंद को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा ए, महापद्म नंद। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या फिर भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो वह महापद्म नंद को कहा जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। डेरियस या फिर दारेबाहु वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी कि प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उसे 360 टैलेंट की राजस्व प्राप्त होती थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं आप सीधे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो भारत में सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार में से हेरोडोटस जो था यह नहीं था। ठीक है, हेरोडोटस नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हेरोडोटस। बाकी सभी जो इतिहासकार हुए वह सिकंदर के साथ भारत आए, जैसे कि नियार्कस हुआ, ठीक है, एनासिक्रिटस हुआ, ठीक है, एनासिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, ये सभी जो है ये सिकंदर के साथ आए थे। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में जो श्रेणियां थी उनके जो संचालक हुए उनको क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन कहा जाता था। ठीक है, 49 का ए हमारा सही आंसर होगा, श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ क्या है? ठीक है, गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। ठीक है, गृहपति का अर्थ धनी किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सम्मिलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में राजा दिया गया है और सूची 2 में उसके राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा है 51 है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है अष्टकुलक राजा जो था वह परामर्शदायी संस्था का, ठीक है, महामात्र जो था वह उच्च कोटि के अधिकारी था राज्य। उसके बाद है बलि साधक, किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ राजा दिया गया और उसके कार्य को दिया गया है। ठीक है, उस राज्य में जो कार्य करने वाले लोग थे कि वह किस नाम से जाने जाते थे और कौन से काम करते थे। ठीक है, अष्टकुलक जो थे वह परामर्शदायी संस्था था और महामात्र जो था वह उच्च कोटि के अधिकारी की संस्था थी। उसके बाद बलिसाधक जो था वह किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। वहीं पर सैल्क्लिक या फिर शुल्काध्यक्ष जो था वह क्या है? शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क एवं चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ठीक है, तो एक तरफ अधिकारी और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके कार्य के बारे में दिया गया है। जैसे कि अष्टकुलक जो थे वह परामर्शदायी संस्था था, महामात्र जो है वह उच्च कोटि के अधिकारी थे, वहीं पर बलि साधक जो थे वह किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी थे और शुल्काध्यक्ष जो थे वह शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी थे। चलिए प्रश्न संख्या 52 हम लोग देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह कौन सा मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और उसी कारणवश वही उसी तरह से अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया? तो वह अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु। प्रश्न संख्या
53, ठीक है 53 हम लोग देख रहे हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किस के द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में जो पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था वह लिच्छवी के द्वारा किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा यहाँ पर किया गया था। सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का सही उपयोग करके हमें सही आंसर को चुनना है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 54 देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुरु जो महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो कुरु की जो राजधानी है वह इंद्रप्रस्थ थी। एक को हम लोग 4 से मिलाएंगे, ठीक है। कुरु महाजनपद की जो राजधानी है वह इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद यहाँ पर हमारा है जो कि पंचाल, ठीक है। पंचाल की राजधानी कहाँ पर थी? तो पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी, ठीक है। अहिछत्र थी पंचाल की राजधानी। उसके बाद है यहाँ पर कौशल, ठीक है। कौशल की राजधानी कहाँ पर थी? कौशल की राजधानी जो थी वह साकेत थी, ठीक है। कौशल की राजधानी कहाँ पर थी? साकेत थी। और वत्स की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये कौशाम्बी थी, ठीक है। वत्स की राजधानी कहाँ पर थी? कौशाम्बी थी। चलिए फिर से देख लीजिए, कुरु की राजधानी कहाँ पर है? इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी अहिछत्र और कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी जो थी वह कौशाम्बी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह अंगुत्तर निकाय है जो कि 16 पदों का यहाँ पर उल्लेख करता है। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो ये जो मत्स्य महाजनपद है ये राजस्थान में स्थित है। 6ठी शताब्दी का मत्स्य महाजनपद जो है वह राजस्थान में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितिस्ता नाम से जाना जाता था? तो बितिस्ता के नाम से यहाँ पर झेलम नदी को जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितिस्ता नाम से जाना जाता है? तो वह झेलम नदी थी। चलिए प्रश्न संख्या 58 और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित महाजनपदों में से गण, संघ या अल्पतंत्र को पहचानिए। तो यहाँ पर गण, संघ या अल्पतंत्र जो था वह वजी था, ठीक है। निम्नलिखित महाजनपदों में से गण, संघ या अल्पतंत्र को पहचानिए। तो यह वजी जो था यही था, ठीक है। इस तरह से आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वह 6.2 पर आएगी जिसमें हम लोग धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए सहयोगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे जो कि 6.2 होगा यहाँ पर। और धार्मिक आंदोलन 6वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व के बीच हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमें धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है।